हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं जितेंद्र सर, यूपीपीसीएल 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज लेकर के आया हूँ आपका नेक्स्ट टॉपिक, रेजिस्टेंस एंड वेल्डिंग। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वेल्डिंग से संबंधित पिछले सभी भागों को जाकर के हमारे चैनल पर देख लीजिए और आगे भी कंटिन्यू ये सीरीज जारी रहेगी। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका हीटिंग से। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। वीडियो पूरा देखिए। वीडियो में प्रत्येक क्वेश्चन को विस्तार पूर्वक समझाया गया है। चलिए दोस्तों, यहाँ पहला क्वेश्चन जैसे कि दिया गया है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग कितने टाइप की होती है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग कितने टाइप की होती है, तो यहाँ इसके टाइप तो कन्फर्म है कि ये 4 टाइप की होती है, लेकिन कौन कौन सी होती है ये कन्फर्म करना और याद करना बहुत कठिन बात होती है। इसको बहुत मुश्किल में याद किया जा सकता है। आज मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन का बारीकी से विस्तार पूर्वक डिटेल बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ठीक है, तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग कितने प्रकार की होती है। आंसर आपका हो गया डी, 4 प्रकार की होती है। लेकिन ये होती कौन कौन सी है, तो आप लोग नाम याद रखना। रेजिस्टेंस वेल्डिंग के लिए कैसे हमको याद रहेगा, बी एस फिर एस इसके बाद पी। ये हो गया तुम्हारा कौन सा, बट। इसके बाद हो गया सीम, इसके बाद हो गया स्पॉट, इसके बाद हो गया आपका प्रोजेक्शन। ठीक है, कौन सा, प्रोजेक्शन। बट, सीम, स्पॉट और प्रोजेक्शन वेल्डिंग, तो ये 4 प्रकार की होती हैं कौन सी, रेजिस्टेंस वेल्डिंग। इसका डिटेल देख सकते हैं जैसे कि यहाँ दिया गया है, बट वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग और प्रोजेक्शन वेल्डिंग। ठीक है, तो ये 4 प्रकार की वेल्डिंग होती है कौन सी, रेजिस्टेंस वेल्डिंग। अब इसके बाद होती है कौन सी, आर्क वेल्डिंग। तो आर्क वेल्डिंग को हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, एक लड़की का नाम याद रखेंगे, कौन सी वेल्डिंग, आर्क। ठीक है, तो आर्क वेल्डिंग को याद करने के लिए हम लोग कैसे याद रखेंगे, इसको एक लड़की का नाम याद रखेंगे। उस लड़की का नाम क्या है, महक। कैसे याद रखेंगे, MAHC। एम से हो गया आपका कौन सा, मेटल आर्क। ए से हो गया आपका एटॉमिक हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, परमाणु हाइड्रोजन, परमाणु हाइड्रोजन कहेंगे। ठीक है, और एच से हो गया हीलियम या आर्गन, आर्क वेल्डिंग। और सी से हो गया आपका कार्बन आर्क वेल्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे याद रखेंगे। अब मिला करके संपूर्ण को कैसे याद रख सकते हैं, जैसे कि एक लड़की है जिसका नाम है महक। ठीक है, तो MAHC, महक ने BSP से चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ा। ऐसे हम लोग इसको याद रख सकते हैं। कैसे याद रखेंगे, महक ने BSP से चुनाव लड़ा। तो ये जो महक हो गया ये कौन सी हो गई, इस शब्द से आप पकड़ लेंगे तो कार्बन आर्क वेल्डिंग होती है। और ये BSP हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका प्रतिरोध या रेजिस्टेंस वेल्डिंग हो गया। ठीक है, तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग के लिए हम BSP याद रखेंगे और आर्क वेल्डिंग के लिए हम लोग महक याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जो रेजिस्टेंस हीटिंग आपकी होती है प्रतिरोध वेल्डिंग में, प्रतिरोध वेल्डिंग में, ठीक है, हीटिंग किस रूप में मिलती है। तो जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है जिसमें इलेक्ट्रोड उपयोग किए जाते हैं, जो किसी में सर्किल मतलब वृत्ताकार इस टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं, तो कोई कार्बन के इलेक्ट्रोड ऐसे होते हैं नुकीले। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोड है जो उपयोग में लाए जाते हैं, इनके द्वारा इनमें जो टेम्परेचर उत्पन्न होता है, इसके अंदर जो है ना एलिमेंट होता है, किसी में एलिमेंट नहीं होता, डायरेक्ट कार्बन के इलेक्ट्रोड हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ये हीटिंग हमको किस रूप में प्राप्त होगी, तो दोस्तों याद रखना
रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हीटिंग हमेशा जूल के नियमानुसार प्राप्त होती है। तो जूल का नियम क्या है? H=I²RT। जिस ऑप्शन में होगा वही आपका राइट है, H=I²RT। पहला ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया गया है फ्लैश बट, जो अभी मैंने आपको बताई कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो होती है, ठीक है, कौन सी रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है, ये कितने टाइप की होती है? 4 प्रकार की होती है। और इसमें एक अभी था कौन सा? बट वेल्डिंग, ठीक है। अभी जैसे आपको मैंने बताया था ना BSP, तो इसमें जो B है ये बट वेल्डिंग है। बट वेल्डिंग होती है 2 प्रकार की। इसमें एक होती है फ्लैश बट वेल्डिंग और एक होती है स्मूथ। कौन कौन सी होती है? एक होती है फ्लैश बट वेल्डिंग, ठीक है, और एक होती है स्मूथ बट वेल्डिंग। तो याद रखना, तो यहाँ पर पूछा गया है कि फ्लैश बट वेल्डिंग का उपयोग किसे जोड़ने में किया जाता है। तो याद रखना, जो फ्लैश बट वेल्डिंग होती है इसका उपयोग जिंक है, एंटीमनी है और बिस्मिथ है, इनको सबको जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसको देख लीजिए, इसमें डिटेल दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि नाइक्रोम में निकेल और कॉपर का अनुपात क्या होता है, ठीक है। जो नाइक्रोम होती है इसमें निकेल और कॉपर का अनुपात क्या होता है। तो दोस्तों याद रखना, जो नाइक्रोम हम बनाते हैं इसका टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसमें निकेल और कॉपर का जो परसेंटेज रखा जाता है, धातु जो मिलाई जाती है, इसमें 80 और 20 होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख रखा है पहले से ही 80 और 20 होता है इसका। तो इसका हम रेशियो निकालेंगे। पहले बोला गया है निकेल का होता है 80 और अनुपात कॉपर का होगा यहाँ पर 20। दोनों को हम कैंसिल कर देंगे, 4:1 का रेशियो यहाँ पर निकलेगा। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है। यहाँ ये रॉन्ग आंसर दिया गया, इसका आंसर जो होगा ना ये बी होगा, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है। यहाँ पर क्या दिया गया है? जो हम नाइक्रोम बनाते हैं उसमें निकेल और कॉपर वाला जो होता है इसका टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि यहाँ पर निकेल Na, ठीक है, और क्रोमियम Cr और आयरन Fe जिसमें होता है, ठीक है, ये होता है 65, ये होता है 15 और ये होता है आपका 65 15, ये हो गया तुम्हारा कितना? 80 हो गया, ठीक है, और आयरन होता है 20%। तो इस हिसाब से जो नाइक्रोम बनाया जाता है इसका टेम्परेचर होता है 850 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 850 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसमें निकेल 65, क्रोमियम 15 और आयरन जो होता है वो 20% होता है। इसमें टेम्परेचर जो है 850 डिग्री सेंटीग्रेड प्राप्त होता है, जबकि कॉपर और जो निकेल और कॉपर का होता है इसमें 1000 डिग्री सेंटीग्रेड प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो जैसे दिया गया है 65 15 और 20, ठीक है, और टेम्परेचर इससे 850 डिग्री सेंटीग्रेड का प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है ग्रेफाइट के तार का प्रयोग, ठीक है, ग्रेफाइट का तार का प्रतिरोध कितना होता है। तो ग्रेफाइट के तार का प्रतिरोध, इसको याद करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर तो है आपका पहला सही। इसको याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि किसी गाड़ी का या बाइक का नंबर हम लोग याद करते हैं, ठीक है, तो जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर NP 15, ठीक है, MG 20 30। इस हिसाब से यहाँ पर इस जैसे गाड़ी का नंबर लिखा जाता है इसको हम लोग याद या लर्न कर लेंगे। अब इसमें जो N है आपका, ठीक है, N है, ये क्या हो गया? नाइक्रोम। इसका टेम्परेचर कितना होता है? 1000, ठीक है, और ये क्या है? P, तो इसको मिला के पढ़ लेंगे। इसका टेम्परेचर कितना होता है? 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो नाइक्रोम का हो गया 1000 डिग्री सेंटीग्रेड और प्लेटिनम का हो गया कितना? 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पर देखते हैं, ये है आपका मोलिब्डेनम। तो मोलिब्डेनम का टेम्परेचर यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। मोलिब्डेनम का टेम्परेचर कितना होगा? 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये हो गया तुम्हारा क्या? ग्रेफाइट। यहाँ पर ग्रेफाइट दिया गया है, ये हो गया ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट का टेम्परेचर यहाँ से हम लोग पकड़ सकते हैं, ये कितना लिखा है? 30। तो ये हो गया आपका 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। यहाँ देखो इसका डिटेल मैंने लिखा है, यहाँ पे जैसे लिखा है मैंने NP 15 MG 20 30। N से हो गया नाइक्रोम,
850 या 1000 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होता है। ठीक है, पी से हो गया प्लेटिनम, ये 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के। एन के लिए ये 1 लेंगे, पी के लिए ये दोनों लेंगे, एम के लिए ये 20 लेंगे और जी के लिए ये 30 लिया जाएगा। ठीक है, और एम का मतलब होता है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम कितना टेम्परेचर देगा 2000। जी हो गया आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कितना टेम्परेचर देगा दोस्तों 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर पहला सही था क्योंकि यहाँ पर ग्रेफाइट पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा है प्रतिरोध भट्टी किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो याद रखना दोस्तों, प्रतिरोध भट्टी जो है ये इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, किसी दो पिंडों में ताप का स्थानांतरण होता है जब, मान करके चलिए यहाँ कोई दो पिंड है। ठीक है, जब दो पिंड है कोई, एक ये है और एक ये है, जब दो पिंड हैं तो इनमें टेम्परेचर का आवागमन कब होगा, जब इन दोनों बॉडी जो होंगी इनका ताप एक होगा कैसा, एक होगा गर्म और एक होगा कम गर्म। ठीक है, या फिर ठंडा। तो इनका दोनों का टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, असमान होना चाहिए, तभी ताप का स्थानांतरण हो सकता है, अन्यथा इसमें टेम्परेचर का स्थानांतरण एकदम नहीं होगा। तो इसके लिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा कि दोनों में तापमान असमान हो। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट अगला देखते हैं कि डायरेक्ट इंडक्शन हीटिंग का प्रिंसिपल क्या है। तो जो डायरेक्ट इंडक्शन हीटिंग होती है ये डायरेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये डायरेक्ट हीटिंग होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संनयन धाराएं निम्न में से किसका उदाहरण है। तो याद रखना दोस्तों, जो संनयन धाराएं होती हैं ये किसका, संवहन का। ठीक है, इसको कन्वेक्शन कहते हैं, संवहन का ये एक एग्जाम्पल है। तो संनयन धाराएं हमेशा एक बर्तन रहेगा, इसमें जैसे मान लो मैंने ये पानी भर दिया और नीचे से मैंने यहाँ पर स्टोव जलाया। ठीक है, तो जब ये गर्म होगा तो इसमें ये संनयन धाराएं बहती हैं। ठीक है, इसी को कहा जाता है संनयन धाराएं। चालन क्या होता है कि चालन जब दो बॉडी रखी गई, एक बॉडी का टेम्परेचर दूसरे में जाता रहे, जब तक जाता रहे जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर एक समान ना हो, ये होता है आपका चालन। ठीक है, संवहन होता है पानी में, चालन होता है दो ठोस बॉडी में, और विकिरण जो होता है रेडिएशन, सूर्य से किरणें नीचे आए। ठीक है, और बीच के माध्यम को ये गर्म ना करके जहाँ पर ये किरणें टकराएं, ठीक है, उस बॉडी को गर्म करें। जैसे ये हो गया तुम्हारा सन और यहाँ से ये तरंगें आ रही हैं। ठीक है, कंटिन्यू, और ये किसी बॉडी को यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर गर्म कर रही हैं, तो ये होता है रेडिएशन। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में संनयन धाराएं पूछी गई थी, तो ऑप्शन आपका होगा बी सही। यहाँ पर इसका डिटेल दिखाया गया है, देख सकते हैं कि संनयन धाराएं जो है यहाँ पर ये निचले स्तर में ये रेडिएशन तरंगें उत्पन्न हो रही हैं, कन्वेक्शन ये आपका संवहन हो रहा है, इसमें तरंग पानी की धाराएं जो बह रही हैं। ठीक है, कंडक्शन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में टेम्परेचर जा रहा है, यहाँ पर आपका ठीक है कंडक्शन होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका बी सही। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से स्टीफन के अनुसार क्या सत्य है। तो दोस्तों याद रखना, स्टीफन ने हीट से एक फॉर्मूला दिया था, तो H समानुपाती T का पावर 4, तो टेम्परेचर का पावर 4 से संबंधित इन्होंने दिया था। आपका बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसका डिटेल देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया कि वैज्ञानिक स्टीफन के अनुसार क्या सत्य है। तो हीट ठीक है ट्रांसमिटेड, जो हीट जो ऊष्मा उत्पन्न होगी इससे रिलेटेड इन्होंने दिया इन्होंने कुछ कथन दिए थे और देख सकते हैं इसको। H इक्वल टू इनका रूल था H इक्वल टू 5.72 इंटू 10 का पावर 4 ई के T1 यहाँ पर दोस्तों 1 रहेगा, T1 और यहाँ पर 2 रहेगा। ठीक है, T1 अपान कितना 1000 का पावर 4, फिर T2 अपान 1000 का पावर 4। तो ऐसे इसको देखा जा सकता है। यहाँ पर K जो है K इक्वल टू हम 1 लेंगे किसी एक एलिमेंट के लिए। ठीक है, जब एक से अधिक एलिमेंट रहेंगे तो एलिमेंट मतलब जो रेजिस्टेंस हीटर जो लेते हैं, एक से अधिक जब एलिमेंट रहेंगे तो उसमें K का वैल्यू हम 0.5 से 0.8 लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो E है इसका वैल्यू हम 0.9 लेंगे। ठीक है, एक या फिर इससे अधिक एलिमेंट के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगला चलते हैं। अगला लिखा है विद्युत भट्टी की दक्षता क्या है। जो इलेक्ट्रिक फर्नेस होती है, विद्युत भट्टी होती है, उसकी दक्षता क्या है। तो दोस्तों याद रखना, विद्युत भट्टी की जो दक्षता होती है वो 60 से 80% के आसपास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलो कैलोरी
1 किलो कैलोरी इक्वल टू, तो 1 किलो कैलोरी में जो होता है वो कितना होता है 4186, ठीक है, इसको याद रखना 4186 जूल। 1 के कैलोरी इक्वल टू 4186 कैलोरी जूल होता है। 1 किलो कैलोरी में 4186 जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में कभी कभी 4186 को 4200 भी मान लिया जाता है। चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर माय वाचिंग। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को निश्चित तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा पर डे प्रतिदिन सुबह वीडियो आता है और आप वीडियो को कभी स्किप मत करिए, वीडियो पूरा देखिए। वीडियो में बहुत बारीकी से प्रत्येक क्वेश्चन का डिटेल बताया जाता है। चैनल को छोड़ करके मत जाइए। थैंक यू फॉर माय वाचिंग।